आज हमारे साथ में जो गेस्ट है अभी बैक स्टेज में, वो इंडिया के सबसे पॉपुलर मैथमेटिक्स के टीचर्स में से एक है। उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों व्यूज है। उनके चैनल का नाम है अभिनय मैथ्स। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अभिनय शर्मा सर। आप आई थिंक एक तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और एक गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी आप तैयारी कराते हैं, राइट? और आपका अपना एक इंस्टीट्यूट भी है प्लस ऑनलाइन आपका यूट्यूब चैनल है। बट मैंने फ्री एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया है। मतलब ये ट्रेंड जो कि यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाया जा सकता है स्ट्रक्चरल वे में, ये हमने शुरू किया। उससे पहले कोई कंप्लीट पढ़ाने के बारे में नहीं सोचता था। यूट्यूब को लोग ऐसे लेते थे कि यार ये प्रमोशनल है, बट हमने कंप्लीट सिलेबस किया और बच्चों से वो कनेक्टिविटी बनाए रखी कि आप यहाँ से पढ़ के भी सेलेक्ट हो सकते हो। और मैंने खुद अपने आप को पहले प्रूव भी किया कि मैंने 5 बार वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो हमेशा से ये था कि बच्चों को क्लास में सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं होता था। मैं कहता था कि इनको बांधे रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम तो किसी के अंडर पढ़ाते थे। तो एक दिन आगे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर ने मेरे को इतनी बुरी तरह झाड़ा, बोली आप संदीप माहेश्वरी नहीं है और वो मैथ्स के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, हमें ये काम कराना होगा तो हम संदीप माहेश्वरी को बुला लेंगे। तो मैं 2012 में पहली बार मैंने कहा इसने ऐसे क्यों बोला। फिर मैंने तब आपको पहली बार जाना और उसके बाद बहुत सारे वीडियोज मैंने आपके देखे हैं और हमेशा बच्चों को भी कहा है और अपने अपने तरीके से बातों को आगे ले जाया है कि भाई इस तरीके से आप तैयारी करो, ये दिक्कतें आएंगी, सबके साथ आती हैं। मैंने संदीप जी मतलब जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे ना, मैं उनको भी कह दिया। मैंने कहा सुनो 4 साल बाद बताएंगे तुम्हें कि हम क्या हैं। कुछ नहीं है। सन 2014 में रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था और मेरा रिजल्ट आया और उसमें मेरा सिलेक्शन प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं हुआ तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जान ले ली कॉल कर करके। मैंने कहा भाई सुनो, तुम्हें लग रहा ना बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, निकाली नहीं हमने, अलग बात है। और मैंने कहा आज तुम्हें पूछने की जरूरत पड़ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन 4 साल बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो वो मुझे लगता है कि कह दो ना, शुरू से ही कमाल है। मतलब तो एक प्रेशर आ जाता है यार अब तो करना है। और एक चीज और भी होती है कि मैंने बहुत, संदीप जी जैसे आजकल चल रहा है, मैं नाम कमाने के पीछे नहीं भागा कि मुझे बहुत व्यूज या सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे लगा कि ये कम लोग जाने लेकिन सम्मान की नजर से जाने कि हमने अच्छा किया है। मैंने देखा आपकी शुरुआत हुई थी बुलंदशहर से, राइट? बुलंदशहर में और गांव तब है। आप बहुत ही छोटे लेवल से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं। लोअर नहीं, हमारा तो ये हाल था जी कि 3 महीने केवल चटनी से रोटी चल रही है, सब्जी भी अफोर्ड नहीं कर पा। अच्छा, नॉट इवन मिडिल क्लास। हाँ, मतलब वहां से लेकर के आज जो आपका सफर है, आज मैंने देखा आपकी वीडियोस में आपने कई जगह पे बताया कि आपके पास में मर्सिडीज है, राइट? मेरे पास 9 अलग अलग ब्रांड्स की कार है। मेरा छोटा बच्चा 1 साल का, उसके पास भी 2 सीटर कार है। सर हमें भी कभी घुमा दो। मैं शुरू से थोड़ा सा बता देता हूं कि मैंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की 5th क्लास तक। लेकिन जो मुझे एक चीज अपनी लगती है, जो मैंने पिताजी से भी, कि जीतना एक आदत है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तब ऐसा करना अच्छा शुरू करूंगा। जीतना एक आदत मतलब घर में 3 भाई बहन है तो उनमें भी मैं सबसे आगे हूं, काम करने में भी। पिताजी का बिस्तर लगाना मैं सबसे आगे लगा दूंगा। तो जीतना एक आदत है जो डेवलप करनी पड़ती है। चाहे भले ही मैं घर की छत पे क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन वहां भी मुझे जीत की भूख है। तो ये भूख डेवलप करनी पड़ती है। और जहां तक परेशानियों की बात है, तो परेशानियां तो हमेशा रहेंगी, तब भी थी, आज भी हैं, सिर्फ वजह बदलेंगी। हमें लगता है आज ऐसा ये नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा। कल को कुछ और नहीं होगा, लेकिन फिर भी करते रहना है। जो समस्याएं आएंगी उनसे सिर्फ एज ए वैक्सीन लेना है। जैसे लोग कहते थे कोविड हो गया तो अब ना कोविड की एंटीबॉडीज बन गई। तो अगर दिल टूट गया ना तो समझो एंटीबॉडीज बन गई, अगली बार टूटेगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग खुशी में ज्यादा खुश हो जाएंगे, फिर दुख आता है तो तुरंत, जैसे कोई रिश्ता शुरू ही होगा पागल हुए जा रहे हैं, अलग ही दुनिया में चले गए। वही लोग दुखी हैं, दुखी वही लोग हैं। वरना आप देखो कि जो नॉर्मल रहते हैं कि ठीक है कोई आया कोई चला गया, ठीक है, पता भी नहीं चला कब आया और कब चला गया। हाँ, जैसे यहां पर होने वाला है कि बाहर कोई पूछती भी नहीं थी, अब बिल्कुल साथ में बैठी हुई है, इधर भी, और फिर आई और चली गई। ये भी मोटिवेट, हम तो जब
ट्यूशन पढ़ते थे, हमारा स्कूल तो हमेशा लड़कों वाला रहा, बट हमने ट्यूशन हमेशा वो लगाया जहाँ 2-3 लड़कियां हैं। पता है उससे क्या होता था, यार मैं पढ़ के जाऊंगा, पहले टीचर पूछेगा झट से जवाब बता दूंगा। तो आपको इस चीज को भी नेगेटिव नहीं लेना कि लड़कियां उनकी जाके बीच में बैठो, सवाल बताओ सबसे पहले ही पढ़ के जाओ। सब यार इसको सब आता है, यार आपका नंबर मिलेगा उसके बाद 6, 7, 8 क्लास तक हमने गांव में अपना जीवन बिताया। 6, 7 एक स्कूल था, 8th में दूसरे स्कूल में गए। वो स्कूल कोएड था, लड़कियां भी उसके अंदर पढ़ती थी। मेरे को तो कोएड भी अभी 2014 में पता चला उसको कोएड बोलते हैं। मैं जब दिल्ली में 2012 में आया था, मुझे एक्सक्यूज मी मेट्रो में कोई बोलता था, मुझे लगता था ये मुझसे बात करना चाह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी अंग्रेजी बहुत ही मतलब लो ग्रेड जिसको कह सकते हैं वो है। लेकिन इनकी जो मैथ्स है वो कमाल है। और 10th में मेरे को पता है आपके 100 में से 100 आए थे, राइट? मैं 10th में भी 12th में भी। अच्छा, 12th में भी आए थे। तो इनका नाम अभिनय मैथ्स ऐसे ही नहीं है। हमारे टाइम पे पास होना एक बिग चैलेंज, कि आप अगर पास हो गए हो तो ये बड़ी बात है। क्योंकि हमारी क्लास में जब मैं 60 बच्चे थे तो उसमें 24 फेलियर थे जो पिछले साल फेल हो चुके थे। उनको भी पास कराने की मैंने जिम्मेदारी ली थी। मैंने कोशिश करूंगा सवाल बताने, क्योंकि गणित में ही फेल हो रहे थे वो लोग, और गणित अपना अच्छा था। 10th में तो मुझे बहुत हाई ग्रेड फीवर भी था, बट मैंने पेपर अपना आधे टाइम में निपटा लिया था। वो कैसे ऐसा हो पाया था, क्योंकि मैं ना गणित बहुत पढ़ता था। जैसे बहुत पढ़ने का मतलब है कि मैं कॉपी पे कॉपी बना रहा हूँ। मैंने बिजनेस चालू कर दिया था। सरकारी स्कूल में कुछ हो ना हो काम चेक होता है, तो मैं बच्चों को ना वो गणित की कॉपियां बना बना के बेचता था। 10 की कॉपी, 5 का पेन, डबल रेट 30 रुपए। बट मुझे अभी भी याद आता है कि 12th क्लास में मैं एक बार कहीं जा रहा था, तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल जरूर थे यार कि मुझे इतनी अच्छी गणित आती है, लोग मुझे फ़ोन करके पूछें, मेरी किताबें निकलें। मतलब मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना, बट थॉट्स थे। तो मैं यही मानता हूँ कि जो आपके थॉट्स आते हैं सच्चे दिल से, अगर आप ईमानदार हो तो वो चीज़ें जरूर पूरी होती हैं, वही रिफ्लेक्ट होती हैं। मेरी लाइफ में ऐसा मैं कुछ भी सोच लूँ, कुछ भी मैं सोच लूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना खुद से ना खुदा से इतनी सी भी शिकायत नहीं है। सब कुछ पाया है जो सोचा है। तो सच्चे मन और ईमानदारी से अगर काम करो तो ऐसा कुछ नहीं है जो पाया नहीं जा सकता, कुछ भी अचीव कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो जब मैं दिल्ली आया था ना, तो मैं अपने घर वालों को भी ले आया गाँव से। तो मेरी माँ ने यही कहा कि तू हमारा खर्चा निकाल लेगा, पिताजी का तभी बिजनेस चल नहीं रहा। तो मैंने कहा मैं इतना ट्यूशन पढ़ा के कर लूँगा। तो मैंने 6000 में ट्यूशन पढ़ाया, 1500 रुपये में रेंट पे हम रहने लगे ग्रेटर नोएडा में, एक छोटी सी जगह में। 3 दिन रहे हुए नहीं हुए थे। सोचो मकान मालिक आके बोला आपको किसने रखा यहाँ, मैं तो इसे बेच रहा हूँ। मैं उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मतलब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ऐसे तैसे मैनेज करके अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट मैंने अपने पिताजी को देखा है जीवन में, मैंने उनको कभी ये नहीं देखा आज टेंशन है, नींद नहीं आ रही। मैंने ये सीखा उनसे, लाइफ में कितनी भी टेंशन रहो, रात को सो जाओ, सुबह बात करेंगे, जो भी होगा सुबह बात करेंगे, रात में तो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से हमने वो चेंज किया। आज शायद ग्रेटर नोएडा में इतनी सोसाइटी है, मैक्सिमम में हमारे पास फ्लैट प्लॉट पता नहीं क्या क्या होगा, और सब में मैंने सबको फ्री में रखा हुआ है। मेरी कोई रेंटल इनकम नहीं है। मैंने कहा जब जरूरत होगी तब ले लेंगे किसी से। सर आपके घर के बाहर ये सारे पहुंच जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में ये था कि भाई नहीं, एक मिनट सर, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप ये कह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में आपके फ्लैट्स हैं और वहां पे लोग रह रहे हैं, लेकिन आप उनसे रेंट नहीं लेते हैं? रेंट नहीं ले रहे, मतलब अभी देने भी कोई आता है, जैसे शुरुआत हुई अभी जैसे एक नया लिया, तो मैं कहता हूँ कि जरूरत होगी तब ले लेंगे, अभी आप रख लो, आप अपना काम चलाओ। और ऐसे कितने आपके 2000, 5000, 10,000 कितने फ्लैट्स हैं? तो मतलब इतने फ्लैट्स नहीं है, बेसिकली मेरे पास विलाज ही है सारी। अच्छा। सर थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलेगा ना, प्लीज बुरा मत मानना। हाँ मैं कंफर्टेबल हो गया, मतलब मुझे हंसी मजाक बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जीवन में ऐसा नहीं कि सीरियस दिखना जरूरी नहीं है कुछ भी करने के लिए। आप अपने काम के प्रति सीरियस रहो, लेकिन ये नहीं कि मैं हाथ भी हिलाऊंगा ऐसे कर। तो जब हमने ये शुरुआत की, हम दिल्ली आ गए भाई, हमने पढ़ाना भी शुरू किया। हमने 2013 में किताब लिखी, और पिताजी बोले किताब लिख रहा हूं मैं, करोड़ों रुपए कमाएंगे। किताब एकदम सुपर महाफ्लॉप, क्योंकि जब आपको कोई जानता नहीं है तो आपकी किताब पढ़ेगा क्यों। हमने 2000 किताबें छपवाई, कोई बिकी नहीं, मतलब 2-4 बिकी, और जिसने ली वो बोला किताब बहुत अच्छी है। मैंने कहा दोस्तों को बताओ, लेकिन ले कोई नहीं रहा, क्योंकि जब तक आपका नाम नहीं है, नाम बनाना बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2013 में मैं पढ़ा रहा हूँ, 12 में नौकरी लगी, इसलिए छोड़ दी कि दिल्ली में लेंगे। फिर 13 में नागपुर लग गई, और देहरादून से सीधे नागपुर चले गए। जब मैं लौट के आया, मैं कोचिंग में गया, लोग बोले आपको 650 रुपये घंटे पे रखेंगे, जबकि उससे पहले मैं 1450 रुपये घंटे लेता था। आज मैं आपको बता दूं मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है, और मैं 1,29,000 रुपये घंटे लेता हूं पढ़ाने के।
मेरे को थोड़ा झटका लगा है, तो मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। आप क्या कह रहे हैं, मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए जैसे है। मैं अभी कहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ, आप आगे बोलो कि यार अब आप हमारे यहाँ आ जाओ, वहां से छोड़ के सब कुछ, तो मैं 50 करोड़ डिमांड करूँ। कराए मैंने अभी कल परसों किसी को। अच्छा, ठीक है। 2017 में मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल मेंटेलिटी के हिसाब से मुझे टूट जाना चाहिए था। मुझे खुद लगता है कि मैं क्यों नहीं टूटा, बट मुझे टूट जाना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी नौकरी छोड़ चुके हो। यू हैव नो ऑप्शन बी, आपके पास कुछ नहीं है। पढ़ाने में आप ऑलरेडी एक बार फ्लॉप हो चुके हो, आप फिर दोबारा कैसे उस जगह आ सकते हो जहां आपके पास इस्टेब्लिशमेंट का भी पैसा नहीं है। मैंने एक फ्लैट मोबाइल बेच के लिया जो इंटरकनेक्टेड होते हैं दिल्ली में, आपको पता है, ये मुखर्जी नगर में, और मैं और मेरा भाई बैठा, हम सुबह स्टूल खुद लगाते थे। आपके भाई भी आए हुए हैं यहाँ हाँ, पे? हाँ। अरे नमस्कार जी। इसके बाद ये हुआ कि मुझे आपकी कहानी सर इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मेरे को ये जानना है कि अभी YouTube कहाँ से आया बीच में? वही लेके आ रहा हूँ, बस वही पहुंच रहा हूँ। हाँ। तो 2017 में सब कुछ खत्म हो गया। अभी 650 रुपये घंटे पढ़ाना तो था ही, तो मैंने कोचिंग में भी शुरू कर दिया। 650 ही सही, मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं तो इतना बड़ा टीचर था। मैंने, लोग जनरली क्या करते हैं, जब बड़ा हो जाते हैं और जब वो टूटते हैं तो वो छोटे काम नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है कि कर लेने चाहिए। वक्त के हिसाब से कुछ भी बुरा नहीं है, तो मैंने कर लिया। मैंने अपनी कोचिंग भी खोल ली। मैं सुबह स्टूल लगाता था और बाहर जाके खड़ा हो जाता था, क्योंकि बच्चों को लगता था कि हम तो बड़े आदमी हैं, ये वो। टीचर को बच्चा बड़ा मानता है, तो मैंने कहा इनको ये ना लगे कि मैं ऐसी जगह पे रह के यहीं पढ़ाता हूँ, यहीं खोलता हूँ। तो हम सुबह स्टूल लगा के नीचे बैठ जाते थे, रात को उसी में पलंग डाल के सोते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा भी देना शुरू किया और ठीक चलने लगा। उन्हीं में से एक लड़का बोला कि जो आप पढ़ाते हो ना, मेरे को 4 साल हो गई हैं धक्के खाते हो, मैंने ऐसा टीचर नहीं देखा, आप बहुत अलग बताते हो, ऐसा कोई नहीं है। तो उसने एक टीचर भी दिखाया कि ये देखो फेसबुक पे वीडियो डाला, 10,000 व्यू आएगा। 10,000 लोग, मैं तो व्यू नहीं जानता था उस टाइम, सब्सक्राइबर नहीं जानता था क्या होता है, क्योंकि मेरी टेक्निकल नॉलेज बड़ी कम थी। तो मुझे तो नॉलेज, मैंने 10,000 लोग देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, तो वो बोला आप वीडियो बनाओ। मैंने कहा यार नहीं, क्योंकि उस टाइम डर लगता है, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, आप एक ऑलरेडी हारा हुआ फील कर रहे हो। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा यार चलो वीडियो बना लेते हैं। और ये बात है 3 अक्टूबर 2017 की। वो बंदे ने वो वीडियो हमें बिना बताए अपलोड कर दिया चैनल। 6 दिन के अंदर वो वीडियो, उसके 701 सब्सक्राइबर थे, 1 लाख सब्सक्राइबर उस टाइम पे हो गए और 1 मिलियन लोगों ने देखा। आपकी पहली वीडियो ही वायरल हो गई? वायरल हो गई थी पहली ही, डायरेक्ट, ये नहीं कि कई बनाई हैं, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे आपसे समझना चाहूंगा, ऐसा क्या था उस वीडियो में, मतलब मुझे अलग क्या था उसमें? अगर इसमें से काफी लोग जानते होंगे तो वो जानते होंगे कि मैंने ऐसी चीजें बनाई हैं जो इस ब्रह्मांड में भी, गणित में पहले कहीं नहीं थी। मैं ट्राइंगल का एंगल 0 कर देता हूँ, जो कहीं नहीं था। ट्राइंगल का एंगल 0 करके सवाल का आंसर। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अच्छा लग रहा है सुनने में। मेरे कॉन्सेप्ट ये थे कि रेक्टेंगल को लात मार के समचतुर्भुज बना दो, रोम्बस बना दो। अच्छा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट थे कि स्क्वायर को लात मारो तो ये बन जाएगा। तो नहीं, तो आपकी उस पहली वीडियो में ऐसा क्या खास था कि इतनी तेजी वो से ये जल्दी था, वायरल हो गई? मैं बताता हूँ। उसमें ये था कि मैंने जो चीजें बताई थी, जिन क्वेश्चंस को करने में लोग फंस रहे थे और 2-2 3-3 मिनट लेते थे, उसका मैंने एक ऐसा जुगाड़ बता दिया था कि ये लगाएं। और वो एक बड़ा जेन्युइन जुगाड़ था। मुझे अभी भी लगता है कि वो पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा, मैंने ही क्यों सोचा। तो एक बहुत क्लियरिटी, जैसे लोग कहते हैं कि आज वैल्यू फिट कर लो, तो मैंने उस पर क्लियरिटी थी कि क्यों कर लो और कब कर लो। और मैंने उसमें अपनी किताब का नॉर्मली जिक्र किया था। लोगों को लगा ये आदमी ऐसा क्या बता रहा है, इसकी किताब में क्या होगा। मेरी किताब पर डे 5-5-6 लाख की बिकने लगी। किताब है ही नहीं, एग्जिट ही नहीं कर रही, फ्लॉप हो चुकी, तो पढ़ी है, छपाई नहीं हमने, लेकिन वो बिकने लगी वेबसाइट से। वो बड़ा मजा आने लगा। भाई को बोला भाई किताब ऑर्डर दे दो यार, किताब ऑर्डर दे दो। फिर मैंने कहा अपना चैनल बना लेते हैं। मैंने अपना चैनल बनाया, मुझे लगता है कुछ 8 महीने से कुछ दिन कम थे, 1 मिलियन लोग जुड़ गए थे 8 महीने में। और सिर्फ 121 वीडियो थी, और वो भी सिर्फ गणित की, पढ़ाई का कंटेंट बनाना। उस टाइम पे शायद हम सेकंड ऐसे यूट्यूब चैनल थे जिसके 1 मिलियन थे। उससे पहले और लोग, और ऑर्गेनिक। एज कितनी थी तब आपकी? 26 साल कुछ महीने का था मैं। तो मतलब अभी आप 31 साल के हो? 31 साल का। लगते नहीं हो सर, मतलब मेंटेन किया हुआ है। अब दो मैंने बच्चे आपको बोला, मेरे। अभी मुझे बोल दो। आप मुझसे भी यंग लग रहे हो। अच्छा, थैंक यू। इतने पॉजिटिव हैं आप। पॉजिटिविटी चेहरे की ग्लो है। ये लोग तो क्रीम और पार्लर में ऐसे ही फंसे पड़े हैं। असलियत तो पॉजिटिविटी में ही ग्लो है। मेरे को ये पूछना था कि सर जो लाइफ में अब एक सीरियसनेस अभी तक नहीं आ पा रही है, जब अब करियर का मेन एक पॉइंट आ चुका है जहाँ से टर्न करना है लाइफ के गोल पे, पर सर अभी तक वो सीरियसनेस नहीं आ चुकी है, क्योंकि स्कूल लाइफ खत्म हो गई, कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली है। देखिए, ये तो सारा गेम प्रैक्टिस का है। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम जिम में जाते हैं तो हम डंबल उठाते हैं, हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो एक दिन में नहीं, ये हमारे बनने लगते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ मैं कभी जिम गया नहीं, बाई बर्थ। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये दिमाग की प्रैक्टिस का गेम है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें सीरियस की कोई बात नहीं कि आप बहुत सीरियस हो गए। सीरियस हो जाओगे, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। आपको लगता है कि जैसे आपको बीच में खाली टाइम है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि अपने रूम को भी स्ट्रक्चर्ड रखो, क्योंकि
हमारे इस बात से हम पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ माहौल कैसा है। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हो तो एक अलग पॉजिटिविटी, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, आप प्रेजेंट में जी रहे हो क्योंकि यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये नहीं कि आपकी 4 किताबें वहाँ पड़ी हुई हैं, निक्कर वहाँ पड़ी हुई है, तौलिया वहाँ पड़ी। आप रूम भी ऑर्गेनाइज वे में रखो, अपनी टेबल पे बैठ के आप सोचो कि आपने 2 घंटे पढ़ लिया, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ेगा, 1 घंटा बढ़ाओ, 1 घंटा लगाना, आपको पता है कि इसी से कुछ होगा। नहीं हो पा रहा है रूम में, आप लिख के टांग लो, बेटा पढ़ ले, नहीं तो तेरा कुछ नहीं होगा, रिश्तेदारों को क्या जवाब देगा, माँ को क्या जवाब देगा। हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, हमारे घर में है। हमारी माँ इतने दिनों से 1 साड़ी 2 साड़ी में जीवन गुजार रही है, जिसने अपने सपनों को दबा के हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो इससे बहुत कुछ मिलता है कि नहीं मुझे कुछ करना है यार, मैं कैसे नहीं करूँगा, इतने सारे लोग कर रहे हैं, सबको बराबर वक्त मिला हुआ है, तो क्या ऐसा है। हमें लोगों से सीखने की ज़रूरत है। आज क्या है, स्ट्रेटेजी सबके पास है बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं भाई, आपको पता है कि सीजन निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैं देखता हूँ एक दोस्त पढ़ रहा है, दूसरा उसके कहता है अरे भाई पढ़ रहा है, अरे नहीं पता कहाँ चलना है। मतलब हम उससे ये कहने में झिझक रहे हैं कि यार मैं नहीं पढ़ रहा, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़। हम अगर अपने जीवन के दिनों का, सेकंडों का हिसाब लगाने लगे ना तो कोई नहीं रोक सकता कि आज मैंने दिन में, जब आप रात को सो तो एक ही काम करना है कि आज मैंने दिन में क्या किया, इसका मैं जो चाहता हूं अपने जीवन में उसमें क्या फायदा होने वाला है, यस और नो, खुद से जवाब करना है। एक्सीलेंट पॉइंट। मैं यहां पे थोड़ा सा ऐड करूंगा कि सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी। बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। ये बिल्कुल ऐसा है, दिन और रात दोनों जरूरी है ना, जागना और सोना दोनों जरूरी है ना। तो बाहर से आपको हंसते खेलते रहना है, लेकिन अंदर से अपने काम को लेकर के, जो भी अपना लक्ष्य है, जो भी आप करना चाहते हो उसको लेकर के बिल्कुल सीरियस रहना है। इस बात को ध्यान रखना। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर से अपने आप को बहुत सीरियस दिखाते हैं, घर वालों के आगे ऐसे दिखाएंगे अरे बहुत प्रेशर, बहुत पढ़ाई, अंदर से कुछ नहीं है। वही बैठ करके लैपटॉप पे रात को क्या कर रहे हैं सबको पता है। बाहर से दिखा रहे हैं मैं बहुत सीरियस हूं, अंदर से कोई सीरियसनेस है ही नहीं। तो इसका उल्टा करो, बाहर से ऐसे दिखाओ कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो मीडियोकर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अंदर से आपको पता होना चाहिए। एग्जाम निकल जाए लोग पूछे तू पढ़ता है, वो बाहर से लोगों को नहीं पता लगता। वो चीज रहनी चाहिए, बाहर से पता नहीं लगना चाहिए कि आप अंदर से क्या हो। जो अंदर से हो वो सिर्फ आपको पता है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए काम करते करते, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम हवाबाजी ज़्यादा करते हैं, दिमाग हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने टाइम से और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो हम उस चीज़ को कैसे अपने दिमाग को फोकस करें फन के साथ साथ। आजकल का जो यूथ है वो शॉर्ट सक्सेस चाहता है। उसने किसी को देखा, अच्छा अरे ये तो वीलॉग बनाया तो मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। पहली बात तो जीवन में अगर कुछ भी आपको लगता है ना कि बड़ा जाना है तो कभी कॉपी मत करना। एटलीस्ट टाइम टेबल भी कभी किसी का कॉपी मत करना। हर इंसान की एक अपनी अलग अलग पहचान है। तो आपका टाइम टेबल भी ऐसा नहीं कि मैं किसी टॉपर का मैंने टाइम टेबल कॉपी कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं। अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन करनी है, हो सकता है किसी को रात में पढ़ने में मजा आता है, हो सकता है किसी को दिन में पढ़ने में मजा आता है। तो ये बात इन्होंने बहुत सही पूछी और ऐसा हो रहा है आजकल। आप हवाबाजी बाहर लाख कर लो, आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए। और एक बात इन्होंने पूछी टाइम मैनेजमेंट की। आप मुझे बताओ, आज से 50 साल पहले कहीं एक जगह से दूसरी जाने तक प्लेन नहीं था, खाना बनाने के लिए गैस नहीं थी, कुकर नहीं था। उस वक्त हम जो अपने माँ बाप से सुनते हैं, कोई ये नहीं कहता था बहुत बिजी है। आज हर आदमी, एवरीवन इज बिजी विदाउट एनी वर्क। अभी मूवी का पास देखो, तुरंत निकल जाएंगे लेके उसको। तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत, जैसे जैसे दौर बदला, लाइफ को आसान बनाने की चीजें आई, तो हमने उनका दुरुपयोग ज्यादा शुरू कर दिया। लाइक मोबाइल इसलिए आया कि एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, बट हम उस इंफॉर्मेशन से, आज आप कितने लोग आप में से ऐसे होंगे कि मोबाइल जिस काम के लिए उठाते हैं, हालत ये वो भूल जाते हैं और पता चलता है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे जिस काम के लिए मोबाइल उठा वही भूल गए। सोशल मीडिया पे आपने अपने 2-3 घंटे 4 घंटे खराब कर दिए तो उसके बाद में आप पढ़ने लायक हालत में भी नहीं रहोगे, क्योंकि बॉडी पूरी स्टिफ हो जाएगी और माइंड भी धज्जियां उड़ जाएगी। रिग्रेट होगा उसके बाद, राइट। तो ये भी समझो कि किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। बाहर खेलने जाओ, वो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पे बैठ करके वीडियो गेम्स खेलेंगे। अरे उसकी बजाय आप बाहर खेलो ना, जाकर के 1 घंटा खेलो, 2 घंटा खेलो, 3 घंटा खेलो, कौन रोक रहा है। वो आपको पढ़ने में मदद ही करेगा, क्योंकि आपकी फिजिकल फिटनेस बेटर होगी, उससे मेंटली भी आप बेटर फील करोगे। ये जो होता है ना, कई बार माइंड में बहुत सारे थॉट चलने लग जाते हैं, एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। वो इसलिए है क्योंकि आप बैठे हुए हो और एनर्जी अंदर अटकी हुई है। उसको रिलीज करो, जा करके पार्क में दौड़ लगा करके आओ, आधा घंटे की, 1 घंटे की। जब कभी मेरे साथ में ऐसा होता है तो मैं तो सीधा जाता हूं, जॉगिंग करता हूं। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। मैंने सोचो, इतना मुझे एंजाइटी थी उस दौर में, जब आप अचानक से अमीर बनते हो तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है।
तो मैंने रिकवर सिर्फ दौड़ के ही किया है, और आज भी अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करता हूँ। मैं हर दिन किसी ना किसी से मिलता हूँ, किसी बच्चे से मेल पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उसको कहता हूँ यार मैं सुबह 7 से 8 दौड़ता हूँ, तुम उस टाइम पे आ जाना, 7 दौड़ेंगे। मैं शाम को कई बार खेलता हूँ 5 से 6, मैं कहता हूँ यार उस टाइम पे आ जाना, खेलेंगे, उसको भी अच्छा लगता है। तो मैं अपने टाइम में उसको एडजस्ट कर दिया, अलग से भी नहीं देना क्या पड़ा। खेलते हो सर आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ बहुत गंदे तरीके से। अच्छा। में फार्म हाउस है, काफी हमने बना रखा है, बहुत अच्छा। तो क्रिकेट का तो मुझे भी बहुत शौक है, मैं आना चाहूंगा आपके फार्म हाउस पे खेलने के लिए। बहुत मजा आएगा, और इंस्टेंट आपको हम ताजे गाय की दूध की चाय पिलाएंगे। हमारे पास गाय भैंस 2 फार्म हाउसेस हैं हमारे। हम भिंडी से लेकर के लौकी, चीनी सब कुछ घर का खाते हैं, उसके अलावा बाहर का पक्का कहीं बाहर पीछे जाकर के मना मत कर देना कि नहीं वो कैमरे में था ये दिखाने के लिए रिसेंट कि मैं आएंगे ये तो वो। इतना मीठा भुट्टा कि शायद शुगर फेल हो। मैं अगर अपनी पूरी फैमिली के साथ आऊं तो चलेगा? फैमिली के साथ ही चलेगा, पूल वगैरह सब कुछ है, बहुत बहुत enjoy। सर बिल्कुल एंड आ गया है, तो मैं भी एक आध डायलॉग मारता हूँ, आप भी एक आध डायलॉग मारना, और बस, यहीं पे खत्म खत्म कर खत्म देंगे करते इसको। हैं। बस। शायरी के साथ खत्म 1-2 मिनट के अंदर ना, आप शायरी पे शायरी। खत्म करना। मैं क्या कह रहा था मैं भूल गया, आप शायरी पे खत्म करो। जैसे कहा था ना कि जीतना एक आदत है, जब आपके अंदर सारी क्वालिटी आ जाती है ना आगे बढ़ने की, तो वो स्टेट पैदा हो जाती है कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मुझे खोने का डर ही नहीं है, मेरे पास इतने रास्ते हैं कि मैं अपनी मंजिल पे ही पहुंचूंगा। एक मैं कहता हूं कि मुझे याद तुम हो, लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। जब हम कुछ करते हैं ना तो खुद को भी भूल जाएं, इतने डूब जाएं उस चीज में, तब जाके कुछ बड़ा होता है। और परेशानियां हमेशा आएंगी, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। गम को सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया सेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा भाई किसी जन्म का बिछड़ गया है। अरे सर